सत जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और आज नेशनल चौपाल पर हम बड़ी बात करने जा रहे हैं, बड़े विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है लगातार चंद्रशेखर आजाद को कवरेज तो देता है, इसके साथ साथ अब नया बखेड़ा जो है वो मेन स्ट्रीम के मीडिया ने शुरू कर दिया है। और वो बखेड़ा यह है कि वो चंद्रशेखर आजाद को आकाश आनंद का विकल्प बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के लिए खतरा भी बता रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद है राजपथ से सैयद कासिम सर, और उनसे उनसे तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि कई चर्चाओं में जो है सैयद कासिम सर जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है कासिम सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो कासिम सर आप लगातार जो है वो मीडिया में है, और ये विषय आप भी देख रहे हैं और आप भी उसमें इन्वॉल्व थे कि किस प्रकार से मीडिया जो है वो चंद्रशेखर आजाद को विकल्प बता रही है आकाश आनंद का। तो जो कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे भी है, और फिलहाल जो है बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो ये सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूंगी सर कि आप कैसे देखते हैं, ये मीडिया क्यों विकल्प बनाना चाहती है आखिर? देखिए, ऐसा है कि स्नेहा, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने नेशनल चौपाल में मुझे लाइव दिया। देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर आजाद को मीडिया ने आज नहीं, उस जमाने में शुरू किया था उनका, कि जब उनकी नई नई जो है एंट्री हुई थी शब्बीरपुर कांड के बाद। और हम्म। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा एक परिवर्तन ले आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि बहुजन समाज के लोग 85% लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासी लोग ये समझ क्यों नहीं पाते हैं कि अचानक से आप हमारे ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गए। तब तक तो ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इतना ज्यादा इनका जोर जोर नहीं था जिस समय में चंद्रशेखर की एंट्री हुई है। और हम्म। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर चैनल पे चंद्रशेखर 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 चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब 40 साल के काशीराम के मूवमेंट में जो कुछ काशीराम नहीं हासिल कर पाए थे, वो चंद्रशेखर ने एक रात में शब्बीरपुर कांड के बाद द ग्रेट चमार, वो जो उन्होंने बोर्ड लगवाया था और उस पे जो हम्म। उन्होंने फोटो खिंचवाई थी, वो फोटो भी चलाई जा रही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अचानक एक रात में, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, उसके बाद उनकी रिहाई, उसके बाद फिर वो दिल्ली का वो मूवमेंट आप याद कीजिए, आरक्षण को क्या कहते हैं, जो SC ST को लिया था, उसमें उनकी एंट्री, तमाम हम्म। अगर आप पुराने विजुअल्स आपके जहन में होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, भी नहीं है जो शुरुआत थी जब वो आए थे। तो ऐसा कि एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना कुछ किए हुए रातों रात एक दलितों के बीच में एक पैड बना ली, एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और दलितों की एक उम्मीद की किरण इस रूप में मीडिया ने उनको प्रस्तुत किया। धीरे धीरे वो चीजें कम हुई। उसके बाद आजाद उन्होंने अपनी भीम आर्मी जो है, और एक चीज और थी इसने, भीम आर्मी जो बनी थी, मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि जो शिवकाश के युवा थे, अनुसूचित जनजाति के नौजवान थे, जो हम्म। वंचित समाज के जो वो थे, युवा थे, वो जो है आप समझ सकते हैं कि उन लोगों में कितना ज्यादा चंद्रशेखर को लेके मतलब एक उम्मीद की किरण उनके लिए थी, और वो चंद्रशेखर को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और वो उसकी वजह ये थी कि हमारा, देखिए, ये जो समय चल रहा है, इसमें सब कुछ फास्ट है स्नेहा। हम फास्ट इंटरनेट चाहते हैं, फास्ट फूड चाहते हैं, फास्ट ड्राइविंग हम्म। चाहते हैं, सब कुछ तेज चाहते हैं। समय बदल गया है। तो इस जो तेज युग है, फास्ट इंटरनेट और फास्ट फूड के युग में, एक फास्ट नेता के रूप में उनको चंद्रशेखर दिखाई दे रहे थे। और युवा 18 से 22 23 साल 24 साल का नौजवान जो था, हम्म। वो चंद्रशेखर में एक वो अपना अक्स देख रहा था। और जो एक माहौल 2014 के बाद बना, उसमें जो एक झंडा और गले में अंगोछा, वो भगवे रंग का डालना और नारे लगाना, हर हर महादेव, जय श्री राम, इस टाइप के नारे। तो इन युवाओं को था कि हमारा भी कोई ऐसा नेता होता जो जिससे हम भी गले में नीला अंगोछा डालते, हम भी, क्योंकि ईश्वर ने दिया सब कुछ था उनके पश्चिमी, तो वेस्ट यूपी में जो अनुसूचित जात के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जाटो समाज के लोग हैं, उनके पास थार भी है, बुलेट भी है, फॉर्च्यूनर भी है, स्कॉर्पियो भी है, सफारी भी है, अच्छी गाड़ियां हाँ। भी हैं, अच्छा घर भी है, नौकरी भी है।
तो सारी चीजें थी, तो उनके अंदर भी था कि हमारी भी तो कोई एक पहचान होनी चाहिए। तो जब चंद्रशेखर की एंट्री हुई, तो आप समझिए कि उन्होंने किया ये कि वो भी अपने गले में गौछा डाल के और बड़ा झंडा लेके, और आपने हम्म। देखा होगा अचानक बड़ी मोछें रखने का एक चलन शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं उसके वो उसके उसका अंजाम क्या होगा, उसकी हम्म। परिणति क्या होगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, एक संगठन के रूप में भीम आर्मी एक कामयाब संगठन था। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई, हम्म। आजाद समाज पार्टी, उसके बाद से आप देखिएगा तो तमाम चीजें बदल गई। तो वो एक मुझे लगता है कि ये जो तेजी थी, जल्दबाजी थी, जिस चीज को करने में डॉक्टर अंबेडकर को जमाना लगा, जिस चीज को करने में काशीराम की पूरी उम्र गुजर गई, हम्म। जिस चीज को संभालने और बचाने में पूरा मायावती का की जवानी और वो चला गया, हिस्सा चला गया, आज वो भी बुढ़ापे की तरफ, आज कह लीजिए कि उनकी ये वो भी बूढ़ी हो चुकी है। उस प्लान, उस पूरे मूवमेंट, उस पूरे इसको जो है घंटों में या मिनटों में या महीनों में अपने तरह साथ कर लेना और अपने आप को एक स्थापित दिखाना, ये मीडिया की जो एक कोशिश थी, या मीडिया ये जो कर रही थी, इसके पीछे के मतलब को समझने की जरूरत थी, और जिसे धीरे हम्म। धीरे लोगों को समझ में आया। और आज आप देखिएगा तो चंद्रशेखर राम ने जो एंट्री की थी, चंद्रशेखर आजाद का जो शुरुआत थी, उसमें और आज में बड़ा अंतर आ गया है। आज के हालात दूसरे हैं, कल के हालात दूसरे थे स्नेहा। ये है पूरा उसका, आप अगर स्वरूप देखिए, ये पूरा आप देखिए कि किस तरह से चंद्रशेखर की एंट्री हुई, किस तरह शुरुआत हुई। और आज चंद्रशेखर की पार्टी हम्म। बनने के बाद उनकी जो जल्दबाजी थी, जितनी जल्दी में थे वो बिहार पहुंच गए, वहां अलायंस करने लगे पप्पू यादव से और कुशवाहा से। हाँ। नतीजा सबके सामने रहा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के पास पहुंच गए खुद चल के, अखिलेश यादव से सीटें मांगी, अखिलेश यादव ने वो सीटें नहीं दी। उसके बाद उन्होंने निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित किया गया, बुला के अपमानित किया गया। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव के साथ वो सहारनपुर में रोड शो करते हुए दिखाई दिए, अखिलेश यादव के साथ महू जाते हुए दिखाई दिए, अखिलेश यादव के साथ कंधे से हम्म। कंधा मिला के रामपुर में और वहां पे जाके वोट मांगते दिखाई दिए। तो ये सारी चीजें दलित समाज के युवाओं को धीरे धीरे समझ में आई। और अब जो परिवर्तन आया है, क्योंकि मीडिया में एक जो परसेप्शन होता है वो बहुत दिनों तक बन रह नहीं पाता। मीडिया को लगा कि हाँ, अब हम उस मुद्दे पे कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो एक नया एक ट्रेंड लाया गया, एक नया थंबनेल बना है, एक नई लीड बनी हम्म। है कि क्या आकाश हम्म। आनंद की जगह ले लेंगे चंद्रशेखर, क्या चंद्रशेखर से परेशान है मायावती, क्या मायावती को लग रहा है डर। इस तरह के थंबनेल्स, इस तरह की लीड, इस तरह की खबरें, इस तरह की डिबेट्स हमने देखी 3 4 5 दिनों में। लेकिन जब ये जमाना जो है, ये इस जमाने में सब कुछ जो है प्रोफेशनल है, यहाँ हर चीज सौदे के हिसाब से होती है। जब मीडिया ने देखा कि हमारा वहां पे हमको व्यूज नहीं आ रहे हैं, वहां पे हमें लोग कम देख रहे हैं, तो आप देखिए आज ही सुबह से 2 3 चैनल्स की जबान बदल गई। कोई कह रहा है आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पे किया बड़ा हमला, कोई कह रहा है कि वह आकाश आनंद ने ले ली कमान, कोई कह रहा है कि आकाश आनंद ने पकड़ लिया मैदान। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आई, बहुत जल्दी आई, और धीरे धीरे ये पानी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है इसने। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, सर आवाज आ रही है, थोड़ा नेटवर्क आपकी इशू आवाज आ आ रहा रही है। है मुझे। अच्छा। अरे, सर ऐसा है कि अब मीडिया पर ये तो हो गया, लेकिन ये विकल्प क्यों बनाना चाहती है? मतलब बहुजन समाज पार्टी को लेकर चंद्रशेखर आजाद को क्यों खड़ा कर रही है? क्या क्या मंशा होगी? क्योंकि मीडिया के अलावा चंद्रशेखर आजाद के पास कुछ है नहीं। देखिए चंद्रशेखर आजाद को सोचना चाहिए, और साथ में चंद्रशेखर के समर्थकों को सोचना चाहिए। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जी। लड़े, हार गए। उसके बाद कांग्रेस से हारे। उनसे बड़ा तो कोई समाज में था नहीं कि बहुजन में उनसे बड़ा कोई नाम रहा हो, उनसे कोई व्यक्तित्व रहा हो, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति रहा हो, नहीं था। चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद आप देखिए प्रकाश अंबेडकर जब तक अलायंस नहीं करते कांग्रेस के साथ, वो राज्यसभा नहीं हम्म। जा पाते। उसके बाद आप देखिए जगजीवन राम, वो कांग्रेस में थे तो जगजीवन राम कांग्रेस में थे, नेता थे। उसके बाद जनता पार्टी बनी, उसमें गई तो नेता थे। मुझे शायद ही कोई एक आदमी पूरे एक नाम बता सके जो हम्म। अपनी पार्टी बनाने के बाद जो दलित मूवमेंट से निकला हो।
और उसने अपनी पार्टी बनाने के बाद एक भी चुनाव जीता हो। ये शायद ही, आप रिसर्च कीजिएगा, आप हैं संदीप जी हैं, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुँ, लिखे हैं और बहुत कुछ देखते हैं। आप सारे नाम देख डालिए, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, और क्या कहते हैं, दिल्ली से लेके पंजाब तक, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक, कोई हुँ, एक दलित नेता आप नहीं बता सकते हैं जिसने अपनी पार्टी बनाई हो, उस पार्टी को तैयार किया हो, और बिना अलायंस के वो लोकसभा या लोकसभा पहुंच गया हो। ये कारनामा हुँ, सिर्फ काशीराम ने करके दिखाया। काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, और हुँ, 89 के चुनाव में दो सांसद, मायावती बिजनौर से और रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से, दो सांसद उन्होंने आज़म उत्तर प्रदेश से जिता के भेज दिए, और पंजाब से भी उनका सांसद लोकसभा में पहुंच गया। ये कारनामा सिर्फ काशीराम कर पाए। उसके हुँ, बाद भी आप देखिएगा कि तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियां, कोई भी दलित आउटफिट रहे हो, कोई भी, हुँ, वो किसी ना किसी के अलायंस से एमपी एमएलए, रामविलास पासवान कभी अकेले नहीं जीते। रामविलास पासवान इतना बड़ा चेहरा था, लेकिन कभी बीजेपी के साथ, हाँ, और कभी कभी जनता कांग्रेस दल, राष्ट्रीय जनता दल या लोक दल हुँ, या इस पार्टियों के साथ। बहुत हुँ, बड़ा चेहरा था रामविलास पासवान का, सब कहते हैं, लेकिन वो भी कभी लोक जनशक्ति पार्टी, बिना अलायंस के वो लोकसभा में नहीं जा पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कारनामा, मध्य प्रदेश में कारनामा, मध्य प्रदेश में काशीराम ने जिस युवा से मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था, अर्जुन सिंह और हुँ, सखलेचा, दो पूर्व मुख्यमंत्री हुँ, हारे। रीवा की सीट थी, या हाँ, आई थिंक रीवा का उपचुनाव था मध्य प्रदेश का, और वो दोनों के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराने वाला एक युवा था जो कुशवाहा समाज से आता था। ये बसपा की ताकत थी। अब आप चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर की उनकी ताकत है जो, उसको कभी आपने देखा होगा, कई बार मैंने अपने चैनल पे भी, तमाम जगह पे भी, चंद्रशेखर पे जब कमेंट्स कोई करता है तो मैं उन्हें मना करता हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है कि किसी भी एक बढ़ते हुए युवा के बारे में कोई टिप्पणी गलत की जाए। लेकिन हुँ, उन्हें हुँ, खुद पढ़ना चाहिए था बहुजन मूवमेंट्स को, और पढ़ने के बाद देखना चाहिए था कि क्या हम इस काबिल हैं कि 40 साल की एक पूंजी जो काशीराम और मायावती ने बताई थी, उस हुँ, पूंजी के मुकाबले में हम एक पार्टी बना के रातों रात जो है पूरे देश के नेता बन जाए। ये संभव नहीं। हुँ, वो बहुत जल्दी में थे। तो ये जो आकाश आनंद के साथ उनके मुकाबले की बात हो रही है, ये मीडिया का परसेप्शन है। पहले उन्होंने मायावती से उनका मुकाबला दिखाया, और अब हाँ, आकाश आनंद तक आए हैं। आने वक्त वाले कल में ये गठबंधन का दौर है, 2024 का चुनाव सर पे है। और आपको मैं बताऊं, अनुपम मिश्रा मेरे चैनल पे कहते हैं, अनुपम मिश्रा मेरे चैनल पे कहते हैं कि साहब ऐसा है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको हुँ, देखने के लिए न तो राहुल गांधी गए, न जयंत चौधरी गए, न अखिलेश यादव गए, हुँ, और तीनों उन्होंने क्या लोग जो पहुँच हैं, न प्रियंका गांधी गई। अब बताइए, जिस अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर दिन रात उनके अलायंस की बात करते हैं, जिन जयंत चौधरी के लिए चंद्रशेखर बात करते हैं, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया, वो भी फॉर्मल था कि क्या अपना स्वस्थ हो, जल्दी स्वस्थ हो जाए, इस तरह का ट्वीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं था उसके अंदर। तो ये ट्विटर से आप उनको संवेदना दे रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, आप पे हमला हुआ है और ये गलत हुआ है। चार कदम पे नहीं जा पाए। कल मलियाबाद में आम की दावत खा रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन चंद्रशेखर को देखने नहीं गए। कारण कारण यह है हुँ, कि मायावती का इंतजार हर पार्टी कर रही है कि शायद मायावती हमारे गठबंधन में आ जाए, या हमारे साथ आ जाए, या हमको सहयोग दे दें मोदी को हटाने के लिए। सबको हुँ, मायावती हुँ, की जरूरत है। ऐसे में चंद्रशेखर के जो एक दो दिन से जो टिकटॉक पे इस तरह के बयान मैंने देखे हैं एक दो जगह पे, वो अपने आप को पहले वो माँ बताते थे, उससे पहले बुआ कहते थे, फिर माँ वो उन्होंने कहा, आते थे। और अब बिल्कुल वो बहुजन समाज पार्टी और मायावती के मुकाबले पे आ गए। तो हाँ, ये चीजें चंद्रशेखर को फायदा करने की जगह पे नुकसान करेंगी। मैं अपने 38-40 साल के तजुर्बे पे कह सकता हूँ स्नेहा, कि मैंने देखा है कि तमाम लोग जिन्होंने मायावती से मुकाबला करना चाहा, बराबरी पे आना चाहा, समाज ने उनको झिड़क दिया, उनको हटा दिया, उनको किनारे कर दिया। हुँ, चंद्रशेखर जब तक मायावती को बुआ और मां मान के चल रहे थे। आप देखिए, जयप्रकाश हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, बसपा से निकाल दिए गए, लेकिन पूरे देश हाँ, घूम घूम के वो बसपा का प्रचार करते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने मना किया कि आप मेरा झंडा नहीं इस्तेमाल करेंगे, मेरा काम नहीं करेंगे। कारण क्या है? हुँ, जयप्रकाश मोहब्बत में नहीं कर रहे। जयप्रकाश को मालूम है कि हम इधर 4-5 साल, अभी हमारे पास उम्र है, अभी हमारी एज ज्यादा नहीं है, 4-5 साल हम बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी करते रहेंगे। तो जब बहन हुँ, जी के बाद वाला समय आएगा, तब हम आकाश ने क्या किया और ने क्या हुँ, किया, हम हुँ, तो पिछले 8 साल 10 साल से बसपा से निकाल दिए गए, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी के लिए कड़े कायम करते रहे। ये हुँ, स्ट्रेटजी जो होती है, ये काम आती है जब आदमी त्याग करता है, और ये है त्याग।
तो हम्म। चंद्रशेखर जो है उनको लेके जो मीडिया का इस वक्त का आनंद को ले आकाश को लेके जो फॉर्मूला है, हम्म। मुझे बहुत दूर तक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि चंद्रशेखर की जो तेजी है वो चंद्रशेखर को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये सभी दल कहीं ना कहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि हम इनको अलायंस में ले लें। और जिस दिन मायावती ने कह अच्छा। दिया कि चंद्रशेखर को नगीना का टिकट का हम समर्थन नहीं करेंगे, उस दिन ना राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ खड़ा होगा, ना अखिलेश यादव उनके साथ खड़े होंगे, ना कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। क्योंकि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता स्नेहा, इस बात को चंद्रशेखर को समझना होगा स्नेहा। अच्छा। सर, ये एक और चीज़ देखी गई, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले तो भीम आर्मी बनाई, उसके बाद फिर भीम आर्मी विवादों में चली गई, फिर आज़ाद समाज पार्टी बनाई, और उसके बाद जो जल्दबाजी दिखाई दे रही है, लगातार जल्दबाजी दिखाई दे रही है, उसके बाद अलायंस में शामिल होने, मतलब उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें शामिल होने के लिए फिर रोना, गिड़गिड़ाना, समाजवादी पार्टी के पास जाना, वो सब चीज़ें के बाद अब सीधा प्रधानमंत्री की रेस में आए। इतनी जल्दबाजी की का क्या वजह होगी चंद्रशेखर आजाद की, जो जल्दबाजी दिख रही है उसपे? क्या लगता है आपको सर? आपका क्या आकलन है? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर इन्होंने मूवमेंट को पढ़ा होता, इन्होंने काशीराम को हुँ। पढ़ा होता, इन्होंने मायावती को पढ़ा होता, अगर पढ़ा होता तो इन्हें पता होता कि संघर्षों से नतीजा कैसे अच्छा निकलता है। यस, अच्छा। और एक ही एक छात्र राजनीति से आप निकलिए, उसके बाद किसी गांव के एक मुद्दे को लेके आप मीडिया में आने के बाद, और मीडिया में आने के बाद ही ये सब कुछ है। मीडिया ने इतना बढ़ा दिया कि चंद्रशेखर ने अपने आसपास पे नहीं देखा, अपने पीछे गाड़ियों के काफिले हुँ, को हुँ, देख के उनको लगा कि हम जो है बहुत ऊपर आ चुके हैं। चंद्रशेखर में हुँ, बहुत कैपेबिलिटी थी, बहुत एनर्जी थी, एनर्जेटिक थे। चंद्रशेखर अगर चाहते तो इंतजार कर सकते थे, और इंतजार का फल मीठा हो सकता था। मेरा अपना नजरिया है कि चंद्रशेखर ने जल्दबाजी की, और जल्दबाजी के नतीजे में बहुत ही जल्दी हुँ, काशीराम की जगह लेने की बात, बहुत ही जल्दी बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी। और आप बताइए कि पूरे देश में मुझे तो लगता है कि 70-72 पार्टियां तो रजिस्टर्ड हो गई है, जो काशीराम के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे, बहुजन के नाम पे, हाँ, हाँ, या इस आगे तो 70-72 पार्टियां होंगी। और उन हुँ, 70-72 पार्टियों में किसी का कोई नाम जानता है? नहीं जानता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 12 राज्यों में खाता खोल चुकी है, एमपी हुए हों या एमएलए हुए हों या हुँ, उनका हुँ, हुँ, इतना तो 12-13 राज्यों में कर चुकी। उसके बाद 15 से 17 राज्यों में उनका जनाधार है। एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस वक्त 3 पार्टियां राष्ट्रीय हैं, जिसमें कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, 4 है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो एक राष्ट्रीय हुँ, पार्टी के मुकाबले पे आप एक एक जिले की भी पार्टी आपकी नहीं हो सकती। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभी सहारनपुर में जब मेयर का चुनाव हुआ, तो अखिलेश हुँ, यादव ने वहां रोड शो किया, और अखिलेश यादव के साथ रोड शो में करने में चंद्रशेखर भी थे। और चंद्रशेखर, साथ में थे। उसके बाद वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, जमानत ही नहीं जब्त हुई, उनको 20,000 वोट मिले। तो आप ये इससे हुँ, अंदाजा लगा लीजिए कि आशू मलिक विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उनके भाई की पत्नी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, हुँ। अखिलेश यादव रोड शो कर रहे थे, चंद्रशेखर का वो गृह जनपद है। उसके बाद अगर उनको लगता है, उनके समर्थकों को लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को रिप्लेस कर देंगे, तो मुझे इस बात में हंसी के अलावा कुछ नहीं आता। सर, एक और अब ये तो हो गई चंद्रशेखर आज़ाद की बात। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो आकाश आनंद की अगर बात करते हैं, तो चर्चा ऐसी चलती है कि आकाश आनंद जो है वो हो सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराधिकारी। तो क्या कुछ कितना सही लगता है आपको ये? देखिए, क्योंकि मैं लगातार जहां तक आकाश आकाश आनंद की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। उनकी देखिए, लीडरशिप पर भी सवाल उठते हैं। मैं आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं उन्हें वहां पर नहीं देख पाता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आकाश आनंद इतने बड़े कारवान को, इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े संगठन को, इतने बड़े मूवमेंट को संभाल सकते हैं। आकाश हुँ, आनंद में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे जो है जिसकी चर्चा की जाए। ये जरी अलग बात है कि आकाश आनंद जो है वो इस वक्त जो है पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग में है। उनको रामजी गौतम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको हुँ, अब उनके ससुर जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं, बहुजन समाज पार्टी के पुराने आदमी हैं, राज्यसभा लोकसभा रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं, काशीराम के करीबी रहे हैं, हुँ, हुँ, तमाम राज्यों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो अब वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिलहाल तो वो ट्रेनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं। उनको खुद को साबित करना है। आकाश आनंद अगर खुद को साबित करते हैं, अभी वो कर्नाटका, तमिलनाडु और क्या कहते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यहाँ के दौरे कर रहे हैं।
आकाश आनंद अभी अपने आप को खुद को साबित करें, अपनी वो टीम जो बना रहे हैं उसमें भी मुझे उनकी टीम को देख के मुझे लगता है कि उनका जो सिलेक्शन है वो भी मेरे समझ से परे है, क्योंकि उनकी टीम के तमाम लोगों को मैं जानता हूँ, जिनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग समाज का काम करने की जगह पर अपना जो काम है पहले करना चाहते हैं। और जब शुरुआत ही आप जो है समाज की जगह पर अपने से करेंगे, तो फिर वो मूवमेंट कितना आगे बढ़ेगा, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि हुँ, हुँ, आकाश हुँ, आनंद हुँ, जो है हुँ, हुँ, हुँ। वो ट्रेनिंग करते करते अगर उस जगह पे आ जाते हैं, अभी मायावती तो अभी अपना किसी को दे नहीं रही हैं। पहली बार उन्होंने आकाश और आनंद को दोनों को एक सोफे पे बिठाल के ये संदेश दिया है कि अब इनके भी फैसले पार्टी में माने जाएंगे, हुँ। या हम इनसे भी राजमहल करते हुए दिखाई देंगे। वरना शायद आपके साथ या मैंने किसी चैनल पे यह बात कही थी कि मैं आकाश या आनंद को अभी बहुजन समाज पार्टी में इतनी हैसियत का भी नहीं मानता हूं कि वो किसी एक कोऑर्डिनेटर को इधर से उधर करवा सकें, या किसी एक विधानसभा के टिकट में हस्तक्षेप कर सकें। लेकिन उस फोटो के बाद जो मायावती की अभी की मीटिंग के बाद आई है, उसके बाद इतने संकेत तो मिलते हैं कि अब आकाश और आनंद को बहुजन समाज पार्टी के फैसलों का हिस्सा माना जा सकता है। हुँ। इसने अच्छा। आगे जैसे हम देखते हैं सर चंद्रशेखर आज़ाद की ये तो हो गई जल्दबाज़ी लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद के जो फॉलोवर हैं, उनका कई लोगों का ऐसा मानना है कि सारा का सारा जो बहुजन समाज पार्टी है या फिर सारा जो आंदोलन है, बहन मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के हवाले कर देना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए। ऐसे कई कमेंट हमको जो है ट्विटर पर देखने को मिलते हैं। क्या कैसे देखते हैं कितनी वास्तविकता या फिर सच्चाई हो सकती है इन बातों में? मैं इसे बचपना मानता हूँ, मैं इसे बचपने से ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी को अगर सौंपना होता हुँ, हुँ, हुँ। तो मायावती दद्दू हाँ, प्रसाद को सौंपती, अगर सौंपना होता तो आर के चौधरी को सौंपती, अगर सौंपना होता तो क्या कहते हैं गांधी आजाद को सौंपती, अगर सौंपना होता तो सुखदेव राजभर को सौंपती, अगर सौंपना होता तो सोनेलाल पटेल को सौंपती, अगर सौंपना होता इसका तो हुँ, हुँ। आप ये समझ, जो जो वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी खड़ी करने में जिनका एक खून पसीना लगा था, राज बहादुर को सौंपती, अगर सौंपना होता तो ऐसा के सैकड़ों नाम है, दर्जनों नहीं। तो ऐसे में चंद्रशेखर तो मैं तो कई चैनल पे एक बात कह चुका हूं, मैं योगेश वर्मा मेरठ को चंद्रशेखर से कहीं बड़ा नेता मानता हूं। मेरा अपना हुँ, मानना है हुँ। कि योगेश वर्मा को चढ़ी हुई बहुजन समाज पार्टी के जमाने में मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद हुँ। वो आजाद हस्तिनापुर से जीत के विधायक आ गए। तो चंद्रशेखर आजाद अपने यहां से अगर सहारनपुर में समाजवादी पार्टी जिसके अलायंस में उसको वोट नहीं दिला पाते हैं, तो आप इससे अंदाजा हुँ। लगा सकती हैं कि चंद्रशेखर आजाद और योगेश वर्मा की में अगर दोनों का मुकाबला किया जाए तो योगेश वर्मा उनसे कहीं बड़े नेता हैं। वो भी जाटो समाज से आते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, ये सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने को हुँ। साबित किया है और चंद्रशेखर आजाद अपने आप को साबित नहीं कर पाए। उस समर्थकों का ट्विटर पे ट्रेंड कर देना और उसे फेसबुक पर लिख देना, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये बहुत ही मजाक वाली बात है कि एक जिले का अध्यक्ष या जिले का मंडल के कोऑर्डिनेटर जैसी बात भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज होगी बहुजन समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लिए। इसलिए सर आपकी बातों से जैसे 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये समझ आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का अपना खुद का कोई जनाधार तो है नहीं। जो कुछ भी है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर नज़र आता है और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जनाधार तो है नहीं लेकिन अगर दूसरी बात देखी जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बस मतलब कि पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें जो है रातों-रात मिल जाए। तो क्या ये जो राजनीति आपने कांशीराम साहब की राजनीति देखी है, तो क्या कांशीराम साहब की पॉलिटिक्स से ज़रा भी मेल नहीं खाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? मुझे नहीं लगता। मैंने काशीराम को देखा है, मैंने काशीराम को 90-91 में देखा है, मैंने हुँ, 95 हुँ, में हुँ, हुँ। गेस्ट हाउस कांड के एक दिन पहले देखा है। लखनऊ में मैंने मायावती को बड़े करीब से देखा है। तो मुझे लगता है कि देखिए काशीराम में पेशेंस था, काशीराम में सोच थी, काशीराम की जो सोच थी, जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। और बहुजन समाज में अभी इतना अटैकिंग लीडरशिप जो है वो नुकसान ही कर हुँ, सकती है, हुँ। फायदा नहीं पहुंचा सकती। आप और काशीराम का जो तरीका था, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था, उनका जो तरीका था राजनीति करने का, आपने याद कीजिए काशीराम जब 84 में पार्टी बनाई थी, तब से लेकर आज तक काशीराम को आपने किसी के दरवाजे जाता नहीं देखा होगा।
अटल बिहारी वाजपेयी को अपने घर बुलाते थे, मुलायम सिंह को अपने अपने गेस्ट हाउस में बुलाते थे, और बड़ा सा बड़ा नेता उनके घर जाता था। और वही चीज आज तक मायावती कर रही है कि वो किसी के घर नहीं जाती। सोनिया को आना है उनके घर आए, देवगौड़ा को आना है उनके घर आए, अखिलेश को आना है उनके घर आए। और इस जो प्रथा प्रथा थी, इस प्रथा को चंद्रशेखर ने तोड़ा है। वो जैन के घर भी जाएंगे, अखिलेश के घर भी जाएंगे, पप्पू यादव के घर भी जाएंगे, तमाम नेताओं के घर जाएंगे, छोटे छोटे विधायकों के घर चले जाएंगे। और ये चीज जो है, स्वाभिमान जो है दलितों की सबसे बड़ी चीज मैंने महसूस की है काशीराम के मूवमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में। ये महाराष्ट्र में बहुत पहले से था, यूपी में बहुत बाद में आया है, लेकिन मैंने उस चीज को महसूस किया है कि वो स्वाभिमान, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो उसका जो विधानसभा का या बूथ का या सेक्टर का अध्यक्ष होता था, वो इस बात पे खुश होता था कि मेरे दरवाजे बाबू साहब आए। तो अब ये जो उसका सम्मान और स्वाभिमान है, इस चीज को ठेस पहुंचती है जब वो अपने किसी आइकन को, अपने हीरो को किसी दूसरे से कुछ मांगते हुए देखता है। क्योंकि अब वो देने वाला समाज बन गया था, और देने वाले समाज का अगर नेता, उसका अगुआ मांगने वाला लगेगा तो उसे बहुत अपमानित सा महसूस होता है। जो काशीराम ने उसे देने वाला समाज बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको देने वाला समाज बनाया था, और उसका लीडर अगर मांगने वाला हो जाए तो उसे ये अच्छा नहीं लगता है। इससे सर एक और जैसे अब जिस प्रकार से उन पर गोली चली है, तो गोली चलने के बाद भी क्या चंद्रशेखर आजाद का कुछ कद बढ़ पाया है आंदोलन के हिसाब से? क्योंकि लगातार आप बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, बहुजन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो क्या इससे भी मतलब लगा लोगों की जो है सेंटिमेंट तो जुड़ जुड़ गया है गोली कांड के बाद, लेकिन क्या कद बढ़ा है चंद्रशेखर आजाद का? क्या लगता है सर आपको? देखिए, ऐसा है, गोलीकांड जो है वो एक बहुत ही घृणित कार्य था। और मुझे तो अभी भी ताज्जुब होता है कि अभी तक सरकार ने उनको जो है सुरक्षा क्यों नहीं दी। आप हुँ, महाराष्ट्र हुँ। से आती हैं स्नेहा, और वो नागपुर से आती हैं। जी। मेश्राम की आपने सभाएं देखी, मेश्राम की आपने हुँ, कैडर कैंप देखे हैं। आप बताइए कि क्या उतनी भीड़ हुँ, आज तक कोई दूसरा नेता इकट्ठा कर पाया? लेकिन हुँ, क्या मेश्राम की पार्टी आज तक कुछ देश में कर पाई? तो ये एक ऐसा नहीं। सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि चंद्रशेखर के साथ सिंपैथी है, चंद्रशेखर के साथ सिंपैथी मुझे भी है। हर उस आदमी को हुँ, चंद्रशेखर का सिंपैथी है जो दलितों में उभरता हुआ नेतृत्व देखना चाहता है। लेकिन हुँ, चंद्रशेखर हुँ, को खुद अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए कि मुझे कहां पर कब क्या करना है। इतनी जल्दबाजी में लोकसभा जाने की जल्दी में खुद अगर एक नगीना सीट से कोई अखिलेश यादव को या कोई क्या कहते हैं जयंत चौधरी, उनको टिकट दे भी दें, तो क्या वहां पर वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव जीत पाएंगे? मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है, और ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सर फाइनल रिमार्क चाहूँगी मैं, क्लोज़िंग की तरफ है, वाइंड अप करेंगे थोड़ी देर में। सर अभी जो 2024 के चुनाव को अगर आप हम देखते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद कोई अपने आप में कुछ रखते हैं कुछ वजूद रखते हैं इस लोकसभा के चुनाव में या फिर खाली हवा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना इसने आपसे कि लोकसभा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो आपसे सहारनपुर मेयर चुनाव की बात की, और अच्छा। सहारनपुर मेयर चुनाव की बात की। मैंने तो टाउन एरिया नगर पालिका की बात की, मैंने तो पार्षद की बात की है। जब मैं वहां तक नहीं देख पा रहा हूँ तो लोकसभा की वजूद की तो बात। देखिए, एक चीज समझिए, जब तक हाथी नहीं है हुँ, हुँ, तब तक हुँ। चंद्रशेखर कुछ भी कहें और मीडिया कुछ भी कहे, उसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जब हाथी लड़ रहा है, उसके बाद चंद्रशेखर खुद लड़के या अपने कैंडिडेट लड़ा के या किसी को समर्थन दे के एक बार खुद को जब साबित कर लेंगे, तब समझ में आएगा चंद्रशेखर का वजूद बढ़ा है, घटा है, चंद्रशेखर का वजूद है, नहीं है, चंद्रशेखर खुद वोट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, चंद्रशेखर वोट ट्रांसफर करा पा रहे हैं। अब आप बताइए, मायावती के मुकाबले में अखिलेश यादव को वोट ट्रांसफर कराना क्या चंद्रशेखर या स्नेहा या हमारे बस का है? मुझे लगता है हुँ, ये एक सपना है, हुँ। और ये इस सपने को नहीं देखा जाना चाहिए। स्नेहा, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद कासिम सर आपका और पूरा मीडिया जो है वो एक परसेप्शन बनाने में जुटा हुआ था और जुटा हुआ है लगातार हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को हीरो बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यही जो है बहुजन समाज के जो उभरते सितारे ही नहीं बल्कि बड़े नेता है और प्रधानमंत्री के दावेदार तक जो है वो इस मेनस्ट्रीम के मीडिया ने बता दिया। ऐसे में हम राजपथ के प्रधान संपादक जो हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। सैयद कासिम आज हमारे साथ थे और सर के साथ हमने जो बातचीत की है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या मानना है और कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, कमेंट्स हम ले नहीं पाए।
नेक्स्ट टाइम हम कमेंट ज़रूर लेंगे। फिलहाल इन चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इसलिए एक चीज बहुत-बहुत थैंक यू सर। मैं सॉरी जी, कहूंगा, जी, जी। अपना सॉरी जी, सॉरी बोलिए। कह दूं अपने राजपथ के दर्शकों से। मैंने कहा था जी। कि ये लाइव मैं वहां भी स्ट्रीम करूंगा, तो कुछ टेक्निकल, अभी चूंकि आपने भी स्ट्रीम यार्ड नया किया है, कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें हैं कि वो जी। लॉक होगा, तो वो नहीं हो पाया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो मुझे आप अगर रिकॉर्डेड होगा तो भेज दीजिएगा, जिससे मैं राजपथ जी, के जी, जी। दर्शकों के लिए जरूर रख दूंगा। वो वहां उसे देख सकते हैं। फिलहाल वो आप लोग नेशनल चौपाल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को पे कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ चैनल ऐसे हैं जो मीडिया में अलग हट के काम कर रहे हैं, जिसमें स्नेहा जैसी युवा भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हिंद।